वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 7 की। 6 लेक्चर्स हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम यूरिया को हमने डिस्कस किया था, है ना। पिछले लेक्चर में हमने किसको डिस्कस किया था? यूरिया को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो अंतिम टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है नाइट्रो यौगिक। टॉपिक का क्या नाम है? नाइट्रो यौगिक। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि नाइट्रो यौगिक होते क्या हैं। तो देखिएगा, जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, के हाइड्रोजन परमाणुओं को, एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। क्या बताया मैंने कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त जो कार्बनिक यौगिक है उनको हम कहते हैं नाइट्रो यौगिक। क्या कहते हैं? नाइट्रो यौगिक। जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में मान लीजिएगा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है RH, है ना, जहाँ पे R एक एल्किल समूह होता है, आप जानते हो। इसका हमने एक हाइड्रोजन हटा लिया और इस हाइड्रोजन के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? NO2 समूह लगा दिया। तो हमारे पास में जो कंपाउंड आएगा वो आएगा RNO2। तो यह एक क्या है? नाइट्रो यौगिक है। यह एक क्या है? नाइट्रो यौगिक है जो कि हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया है। तो इसको हम एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक बोल सकते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है ARH, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस ARH का हमने हाइड्रोजन हटा लिया और इसके स्थान पे हमने क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया। तो बताओ हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? ArNO2। तो ये भी एक क्या है? नाइट्रो यौगिक है। चूँकि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इसको प्राप्त किया है इसलिए हम इसको एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बोलेंगे। तो नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं? आपके बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन NO2 समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। जैसे RH का H हटा के हमने NO2 लगा दिया तो RNO2 हमें प्राप्त हुआ। ARH का H हटा के हमने NO2 लगा दिया तो हमें ArNO2 प्राप्त हो गया। तो ये नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं इसका परिचय मैंने आपको दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नाइट्रो यौगिकों का नामकरण। नाइट्रो यौगिकों का नामकरण, यहाँ पे हम बेसिकली IUPAC नामकरण की बात करेंगे। कौन से नामकरण की बात करेंगे? IUPAC नामकरण की। देखिएगा, नाइट्रो यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले हमें
नाइट्रो नाम लिखना है, यानी NO2 समूह का हमें नाम लिखना है। NO2 जो समूह होता है वो एक क्रियात्मक समूह नहीं होता, वो एक प्रतिस्थापी होता है। क्या होता है? प्रतिस्थापी होता है। इसलिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, मतलब नाइट्रो नाम लिखेंगे, और उसके बाद में हम जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम लिखते समय आपको सबसे पहले नाइट्रो नाम लिखना है और उसके बाद में आपको जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। जनक हाइड्रोकार्बन का क्या लिखना है? नाम। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिकों का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको नाइट्रो नाम लिखना है। यदि उसकी स्थिति दर्शानी आवश्यक हो तो उसकी स्थिति को भी आपको दर्शाना है नंबरिंग करके। ठीक है, और फिर आपको जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया CH3NO2, है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाइट्रो लिखेंगे। तो नाइट्रो। अब मुझे बताओ, जो जनक हाइड्रोकार्बन है वो कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। और एक कार्बन के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? मेथेन बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन। समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम NO2 का नाम लिखेंगे, फिर जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2NO2। CH3CH2NO2। तो सबसे पहले हम NO2 का नाम लिखेंगे, NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रो। और मुझे बताओ जनक हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का, और 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो नाइट्रो एथेन, है ना। एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको हम एथेन बोल देंगे, नाइट्रो एथेन। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, CH3CH2CH2NO2, है ना। 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन का जनक हाइड्रोकार्बन आ गया। इसका मतलब NO2 जो समूह है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है, इसलिए हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। 1 2 3। बताओ NO2 समूह कितने नंबर पे लगा हुआ है? NO2 समूह लगा हुआ है 1 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। 1 नाइट्रो प्रोपेन। ये NO2 समूह 2 नंबर पे भी हो सकता है। तो चौथा एग्जांपल देखिएगा, CH3CHNO2 CH3 CH3CHNO2 CH3 1 2 और 3। तो बताओ 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? NO2 समूह, तो 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एलिफेटिक जो नाइट्रो यौगिक है उनका नामकरण आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार से 4 कार्बन हो तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा, फिर 2 नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनका नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले, जैसे CH3NO2। इसमें देखिएगा सबसे पहले आप लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, तो 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला का चयन होगा, तो 1 2 और 3 नंबरिंग दे दोगे। फिर देखिएगा 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल, और 2 पे क्या लगा हुआ है? NO2। मेथिल का M पहले आता है, नाइट्रो का N अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है, इसलिए नाम हो जाएगा 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों का नामकरण मैंने आपको बताया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 6 लेंगे जो कि एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक होगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक ले लेते हैं। देखिएगा, इसको बेंजीन कहते हैं, और बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाइट्रोबेंजीन, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, यदि हम बेंजीन के 2 हाइड्रोजन हटा लें,
और 2 NO2 समूह लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर है ना, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, तो 1,2 डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाइनाइट्रो बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम है, 1,2 डाइनाइट्रो बेंजीन। यदि आपको इसका सामान्य नाम लिखना हो तो देखिएगा 1,2 पोजीशन जो होती है वो आपको पता है ऑर्थो पोजीशन होती है, तो इसको हम ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका कौन सा नाम होगा? सामान्य नाम। कौन सा नाम होगा? सामान्य। और ये इसका कौन सा है? IUPAC नाम है। कौन सा नाम है? IUPAC। यदि इस NO2 को मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो नाम हो जाएगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। और इस NO2 को मैं यदि यहाँ पे लेके आ जाता हूँ तो नाम हो जाएगा 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि 1, 2, 3, 4, तो 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। और ये स्थिति 1,4 स्थिति कौन सी होती है? पैरा स्थिति होती है, तो नाम हो जाएगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेटा और पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन के स्ट्रक्चर्स भी आप बना लीजिएगा, है ना। मेटा में NO2 यहाँ पे आ जाएगा और पैरा में NO2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद में देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक जो होते हैं, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक, ये जो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? कि NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति क्या है ना। NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पर जो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, नंबर 1 है सुपर 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक, सुपर 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक। सुपर 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक में क्या होता है? NO2 समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, अर्थात NO2 समूह सुपर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है CH3NO2। आप देख रहे हैं NO2 समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। ये कार्बन कैसा है? सुपर 1 डिग्री कार्बन। सॉरी, कैसा कार्बन है ये? सुपर 1 डिग्री कार्बन। सर, सुपर 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया सुपर 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक या नाइट्रो एल्केन। नंबर 2 है 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक, जिसे हम प्राथमिक नाइट्रो यौगिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि NO2 समूह जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। NO2 समूह किससे जुड़ा हुआ होता है? 1 डिग्री कार्बन से। यानी 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, NO2 समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये यौगिक कैसा होगा? 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक। फिर देखिएगा 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक, 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक। 2 डिग्री नाइट्रो यौगिक में क्या होता है? NO2 समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात NO2 समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। जैसे CH3 CH CH3 NO2। इसमें देखिएगा ये जो NO2 समूह है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से क्या है?
जुड़ा हुआ, ठीक है। और चौथा है 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक, 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक। 3 डिग्री नाइट्रो यौगिक में क्या होता है, NO2 समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। NO2 समूह किससे जुड़ा हुआ होता है, 3 डिग्री कार्बन से। 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 3 अन्य कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। तो बताओ ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन, और ये नाइट्रो यौगिक कैसा हो गया 3 डिग्री, और ये कैसा हो गया 2 डिग्री, और ये कैसा हो गया 1 डिग्री, और ये कैसा हो गया सुपर 1 डिग्री। तो बताओ एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, है ना, कि वो कार्बन सुपर 1 डिग्री प्रकार का है, कि 1 डिग्री प्रकार का है, कि 2 डिग्री प्रकार का है, कि 3 डिग्री प्रकार का है। इस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सुपर 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियां। नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियां। नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियां देखिएगा। सबसे पहली विधि है हाइड्रोकार्बन से। किससे, हाइड्रोकार्बन से। पहली विधि है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से नाइट्रो एल्केन या फिर नाइट्रो यौगिक का निर्माण करने के लिए हम हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं या सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं। उच्च ताप पर यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो याद रखना है आपको कि आपको हाइड्रोकार्बन से यदि नाइट्रो यौगिक प्राप्त करने हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने ले लिया RH, है ना, RH एक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 या सधूम HNO3, सधूम HNO3 के साथ उच्च ताप पर करवाते हैं। कौन से ताप पे करवाते हैं, उच्च ताप पर, है ना। तापमान का मान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है उच्च ताप पर ही अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन हो गया RH, है ना। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवाओगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ या सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ। सर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मतलब तो हमें पता है, लेकिन ये सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो याद रखना है सधूम नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल प्लस NO2 गैस, है ना। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है ना। तो सधूम नाइट्रिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ उच्च ताप पर क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यदि आपने हाइड्रोकार्बन एल्केन ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्केन, तो देखो यहाँ पर ये H हट जाता है और इसके स्थान पर आ जाता है NO2। H हट जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो कैसे हुई, देखो ये रिएक्शन, ये अपना नाइट्रिक अम्ल है, ये अपना क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। इसकी रिएक्शन जब RH के साथ उच्च ताप पर करवाओगे तो पहले इसका समाज विखंडन होगा। क्या होगा, समाज विखंडन, क्या बनेगा, HO मुक्त मूलक। समाज विखंडन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो एक तो OH मुक्त मूलक बनेगा और एक NO2 मुक्त मूलक बनेगा। अब ये जो RH है ना, इसका भी क्या होता है, समाज विखंडन होता है। इस बॉन्ड का क्या होगा, समाज विखंडन। तो एक तो बनेगा R मुक्त मूलक प्लस H मुक्त मूलक, है ना। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, R मुक्त मूलक और
NO2 मुक्त मूलक, तो बताओ क्या बनेगा, RNO2 और H मुक्त मूलक और OH मुक्त मूलक आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अभिक्रिया जो होती है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू होती है। अभिक्रिया कौन सी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। एल्केनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया आपसे पूछे तो कौन सी बतानी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है। तो बताओ RH प्लस सांद्र HNO3, यदि आप सदुम नाइट्रिक अम्ल लेते हो तो अभिक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हो तो अभिक्रिया थोड़ी सी क्या होती है, धीमी होती है, और क्या बनता है, RNO2 प्लस H2O। अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के थ्रू होती है। अब देखिएगा, हमने एक एल्केन लिया CH3, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ या सदुम नाइट्रिक अम्ल के साथ, है ना, सांद्र या सदुम नाइट्रिक अम्ल के साथ हमने क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई, और कौन से ताप पर करवाई, उच्च ताप पर। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, तो CH3 CH2 NO2 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NO2 बन जाएगा, CH3 CH2 NO2 बन जाएगा। और एक संभावना ये भी हो सकती है कि ये बॉन्ड भी यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन का हमने एल्केन ले रखा है, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो एक कंपाउंड हमें और मिलेगा यहाँ पर, CH3NO2। अब देखिएगा इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा बनेगा, ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो ये वाला जो है वो ज़्यादा बनता है 80% और ये बनता है मात्र 20%। सर ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा क्लास 11 में आपको जब अभिक्रिया मध्यवर्ती पढ़ाए गए थे तो आपको वहाँ पर पढ़ाया गया होगा कि यदि हम कार्बन मुक्त मूलक की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी मुक्त मूलक जो होता है वो 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक होता है। 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, यानी ये वाला जो मुक्त मूलक है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री। फिर 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, फिर 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, और सबसे कम स्थायी कौन होता है, सुपर 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आप इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो CH3 CH2 मुक्त मूलक बनेगा, और इस कार्बन को ब्रेक करोगे तो CH3 मुक्त मूलक बनेगा। CH3 CH2 मुक्त मूलक CH3 मुक्त मूलक से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब इस मुक्त मूलक की मात्रा ज़्यादा बनेगी और इस मुक्त मूलक की मात्रा कम बनेगी। इस कारण से इस मुक्त मूलक का जो नाइट्रो एल्केन है वो ज़्यादा बनेगा और इस मुक्त मूलक का नाइट्रो एल्केन कम बनेगा। अब बात आती है सर हमें एग्जाम में कौन सा लिखना है, तो कोशिश तो ये करनी है कि आप दोनों लिखो, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना होता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको टिक किस पे लगाना है, CH3 CH2 NO2 पे। सर एक बार वापस से बता दीजिएगा। देखो ये जो एल्केन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको उच्च ताप पर क्या किया, गर्म किया। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बताओ ये मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है। और एक संभावना क्या होगी, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक। सर क्यों होगी ये संभावना, क्योंकि हम उच्च ताप पर क्या कर रहे हैं, गर्म, तो सभी बॉन्ड्स का समांश विखंडन होगा, सभी बॉन्ड्स का क्या होगा, समांश विखंडन। तो एक संभावना बनेगी कि ये वाला मुक्त मूलक बने। अब बताओ ये ज़्यादा स्थायी है कि ये देखो ये वाला ज़्यादा स्थायी होता है और ये क्या होता है, कम होता है। तो इस मुक्त मूलक से जो नाइट्रो एल्केन बनेगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा और इस मुक्त मूलक से जो नाइट्रो एल्केन बनेगा वो कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिया प्रोपेन CH3 CH2 CH3। हमने क्या लिया, प्रोपेन लिया।
है ना। और इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी सदूम नाइट्रिक अम्ल के साथ, सदूम नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, सदूम नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा दी। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या संभावना हो सकती है, इसको अपन समझते हैं। देखो CH3 CH2 CH3, है ना। मुझे बताओ पहली संभावना तो ये होगी कि यहाँ से H हट जाए और इस पर क्या आ जाए, मुक्त मूलक। और ये बताओ कौन सा मुक्त मूलक है, 1 डिग्री मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक है, 1 डिग्री मुक्त मूलक। तो एक नाइट्रो यौगिक तो इस मुक्त मूलक से बन जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NO2। समझ में आ गई। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, इसको मैं वापस कर देता हूँ यहाँ पर 3, कि यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए। तो बताओ इसके ऊपर मुक्त मूलक आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कहूँ ये मुक्त मूलक बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये कौन सा है, 2 डिग्री, ठीक है। तो एक नाइट्रो एल्केन ये बन जाएगा CH3 CH CH3 NO2। समझ में आ रही बात। चलिएगा, ये ज़्यादा स्थायी होता है और इससे पहले वाला जो बनाया था, जिससे अपन ने ये बनाया था, वो क्या होता है, कम स्थायी। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, और ये क्या बनेगा, कम बनेगा। तीसरी संभावना क्या होगी, देखो कि ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो एक तो इसका नाइट्रो यौगिक बन जाएगा और एक इस मुक्त मूलक का नाइट्रो यौगिक बन जाएगा। तो एक तो बन जाएगा CH3 NO2 और एक बन जाएगा CH3 CH2 NO2, है ना। अब बात आती है कि सर इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा बनेगा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा बनेगा। इन चारों में से सबसे ज़्यादा वो बनेगा जो ज़्यादा स्थायी मुक्त मूलक से निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थायी मुक्त मूलक देखो, ये तो सुपर 1 डिग्री मुक्त मूलक से बना है, ये 1 डिग्री मुक्त मूलक से बना है, ये भी 1 डिग्री मुक्त मूलक से बना है, और ये 2 डिग्री मुक्त मूलक से बना है। तो बताओ सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होगी, इसकी होगी, ये सबसे ज़्यादा बनेगा, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर, है ना। परसेंटेज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखें कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है, ये वाला बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शंस वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो आपको एक ही चुनना होगा, तो आप इस पे मेजर लगा दीजिएगा और बाकी की मात्रा इसकी तुलना में क्या होती है, कम बनती है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी सी। इसमें ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बनेगा, बाकी की मात्रा इसकी तुलना में क्या होगी, कम होगी। अब देखिएगा, हमें नाइट्रोबेंजीन बनानी है ना। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, अभी तक हमने नाइट्रो एल्केन बनाया। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं, है ना, बेंजीन लेते हैं। ये क्या है, बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जो मिक्सर होता है, जो मिश्रण होता है, उसे नाइट्रिकारी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रिकारी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे नाइट्रिकारी मिश्रण कहा जाता है। तो जब आप बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिक्सचर के साथ करवाते हो तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है, NO2 आ जाता है, यानी क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। क्या बन जाती है, नाइट्रोबेंजीन। अब बात आती है कि सर ये अभिक्रिया कौन सी है, इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है। तो आपको याद रखना है, ये अभिक्रिया जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया क्रिया विधि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, कैसे होती है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो नाइट्रिक अम्ल है वो H2SO4 के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, H2SO4 के साथ। ये है H2SO4 और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल में इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। सबसे पहले H+ इसके ऊपर जुड़ता है तो क्या बनेगा, HOH
इस पर प्लस आ गया, है ना। पूरी क्रियाविधि नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि आपको लिखनी नहीं है, डायरेक्टली याद रखनी है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ मेरी बात को। बताओ, इस पर प्लस आ गया, फिर अब यहाँ से क्या होगा, वाटर का अणु बाहर निकल जाएगा, तो बन गया H2O प्लस NO2 प्लस। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में हटा देगा। NO2 प्लस हाइड्रोजन को किस रूप में हटाएगा, H प्लस के रूप में हटाएगा। इस हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में हटाएगा और NO2 इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो H प्लस बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NO2 प्लस ने किसको हटाया, हाइड्रोजन को हटाया। किस रूप में हटाया, H प्लस के रूप में हटाया। हाइड्रोजन ने NO2 प्लस ने H को किस रूप में हटाया, H प्लस के रूप में हटाया। और चूँकि NO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम होगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो H प्लस निकला वो HSO4 माइनस से क्रिया करके वापस H2SO4 का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, नाइट्रो बेंजीन बना सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में दूसरी जो विधि है, पहली विधि हो गई हाइड्रोकार्बन से, दूसरी विधि है नाइट्रो यौगिकों को बनाने की, वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। हालांकि ये विधि आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 10 में आपको मैंने एक अभिक्रिया पढ़ाई थी, एक नहीं दो अभिक्रिया पढ़ाई थी। एक तो थी RX प्लस KNO2, याद कीजिएगा। और एक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी RX प्लस AgNO2, है ना। एक अभिक्रिया तो थी RX प्लस KNO2, एक अभिक्रिया थी RX प्लस AgNO2। देखिएगा, मैंने आपको बताया था KNO2 जो होता है वो एक आयनिक यौगिक होता है। KNO2 जो होता है वो एक कैसा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है। K पे प्लस होता है, NO2 के ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। और AgNO2 जो होता है वो एक सहसंयोजी यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है ना। इसमें Ag पे प्लस नहीं होता और NO2 के ऑक्सीजन पर माइनस नहीं होता। सॉरी, ये ऑक्सीजन नहीं आएगा यहाँ पर। ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजी। और ये यौगिक कैसा है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आप RX की अभिक्रिया KNO2 के साथ करवाते हो तब तो बनता है RON डबल बॉन्ड O, जिसे हम कहते हैं एल्किल नाइट्राइट। क्या कहते हैं, एल्किल नाइट्रेट। और जब हम इसके साथ करवाते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस जो है वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर के कारण से नाभिक स्नेही की तरह क्या करता है, कार्य। और जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो जुड़ेगा भी कौन, नाइट्रोजन। तो देखो, ये तो है नाइट्रो यौगिक और ये है एल्किल नाइट्राइट, है ना। हमें इसका निर्माण करना है, तो याद रखिएगा ये यौगिक कैसा है, सहसंयोजी। और ये यौगिक कैसा है, आयनिक। आयनिक यौगिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा EN ज़्यादा होता है ना। पोटेशियम और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर क्या होता है, ज़्यादा। और विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होने के कारण K पे प्लस आ जाता है और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, और AgNO2 में Ag और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, कम, जिस कारण से ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक, जिस कारण से Ag पे प्लस नहीं होता, ऑक्सीजन पर माइनस नहीं होता, इसलिए नाभिक स्नेही की तरह कौन कार्य करता है, नाइट्रोजन।
तो हमें नाइट्रो यौगिक बनाना है। तो बताओ पहली अभिक्रिया काम में लोगे कि दूसरी वाली? दूसरी वाली अभिक्रिया। तो दूसरी विधि हो गई एल्किल हैलाइड की AgNO2 के साथ क्या करवा के अभिक्रिया करवा के बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? AgX। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी विधि। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में तीसरी विधि है एनिलीन से। तीसरी विधि है एनिलीन से। एनिलीन से देखिएगा, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हम करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? नाइट्रोबेंजीन का। एनिलीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये एनिलीन होता है, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जोड़ दिया NH2। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर। 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर तो क्या होता है बच्चों? बेंजीन डाईएजोनियम लवण बनता है। बेंजीन डाईएजोनियम लवण। और इस अभिक्रिया को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। फिलहाल आप इसको एक बार डायरेक्टली याद कर लीजिएगा कि एनिलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl क्या बन जाएगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया NaNO2 के साथ करवाएंगे। और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? कॉपर धातु की उपस्थिति में। NaNO2 के साथ कॉपर धातु की उपस्थिति में। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहाँ से Cl- में निकल जाएगा। Cl- तो Na के साथ क्रिया करके NaCl के रूप में बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ये जो NO2 है वो बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना। और इस अभिक्रिया को तो हम कहते हैं डाई एजोटीकरण। ये अभिक्रिया कौन सी है बच्चों? डाई एजोटीकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाई एजोटीकरण, है ना। इससे हम सैंडमेयर अभिक्रिया भी करवाते हैं, आपको याद होगा। इससे हम गाटरमान अभिक्रिया भी करवाते हैं, इससे हम बाल्ज सीमान अभिक्रिया भी करवाते हैं, है ना। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता रखी है। तो ये एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। जल्दी से आप इसका क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, बनाने की विधियों के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक गुण, है ना। नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में जो पहली अभिक्रिया है वो है अपचयन की अभिक्रिया। देखिएगा, अपचयन की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी याद रखने वाली है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम अपचयन 3 माध्यम में करवाते हैं, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम, है ना। मैं तीनों माध्यमों में आपको अपचयन की अभिक्रिया बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय माध्यम की और उदासीन माध्यम की। तो बोर्ड के ऊपर मैंने रिएक्शन लिख दी है ताकि समय व्यर्थ नहीं हो। अम्लीय माध्यम में अपचयन, ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है ना। नाइट्रोबेंजीन का जब आप अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाते हो तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि अपचायक के रूप में आपको लेना क्या है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो अपचायक के रूप में हम लेते हैं SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमने ले लिया। अम्लीय माध्यम जनरेट करने के लिए हमने HCl लिया और अपचायक के रूप में क्या है? SN या Fe। तो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl की उपस्थिति में जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाया जाता है तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का जब भी अपचयन करवाया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन का जो NO2 होता है उसके दोनों ऑक्सीजन हट जाते हैं और उन दोनों ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन दोनों हट गए और उसके स्थान पे क्या आ गए? 2 हाइड्रोजन आ गए और 2 ऑक्सीजन 2 जल के अणुओं के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे काम में आ रहे हैं? 6। तो हम यहाँ पे 6H लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6H। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी अभिक्रिया पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पर 6H लिख के नहीं देगा। अगर 6H लिख के दे तो फिर तो कोई कर सकता है रिएक्शन को, है ना। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कितने H काम में आएंगे? 6H काम में आएंगे। 2H तो नाइट्रोजन पे जुड़ जाएंगे और बाकी के 4H 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? RH2। इसके स्थान पे आपको अगर
एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक दे तो भी आपको सेम रिएक्शन करवानी है, SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। तो बताओ क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको? कितने H काम में आ रहे हैं अम्लीय माध्यम में? 6 H काम में आ रहे हैं। अम्लीय माध्यम जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे और उन दोनों ऑक्सीजन के स्थान पर 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं और 2 ऑक्सीजन जल के अणुओं के रूप में बाहर निकल जाएंगे। दूसरा है उदासीन माध्यम में अपचयन। उदासीन माध्यम में अपचयन करवाने के लिए हम अपचयक के रूप में काम में लेते हैं जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या काम में लेते हैं? जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4H काम में आते हैं। उदासीन माध्यम में कितने H काम में आते हैं? 4H। तो देखो ये जो NO2 है ना, ये जो NO2 है, इस NO2 में एक H तो लग जाता है इसके ऊपर और एक H लग जाता है इसके ऊपर, सॉरी एक H तो लग जाता है इसके ऊपर और एक H लग जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, और जो ऑक्सीजन है वो जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाती है। वापस से बता देता हूँ, ये NO2 है, ये ऑक्सीजन तो जल के अणु के रूप में बाहर निकल गई, एक हाइड्रोजन इस पे लगा देना है और एक हाइड्रोजन इस पे लगा देना है और ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या नाम है इसका? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो याद रखिएगा, उदासीन माध्यम में 4H काम में आते हैं, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है और अम्लीय माध्यम में एनिलीन का क्या होता है? निर्माण होता है। उदासीन माध्यम के बाद में हम बात करेंगे क्षारीय माध्यम में अपचयन की। तो देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन आपको क्षारीय माध्यम में भी याद रखना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, याद रखने वाली चीज़ है, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको ये अभिक्रिया याद हो जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली रिएक्शंस एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिएगा, क्षारीय माध्यम जनरेट करने के लिए ग्लूकोज प्लस NaOH काम में लिया जा सकता है, जिंक प्लस NaOH काम में लिया जा सकता है, जबकि NaOH क्या हो? अल्कोहली हो, और जिंक प्लस NaOH काम में लिया जा सकता है जबकि NaOH क्या हो? जलीय हो। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि क्षारीय माध्यम में अपचयन करवाने के लिए अपचयक के रूप में 3 प्रकार के पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं। नंबर 1 ग्लूकोज प्लस NaOH, नंबर 2 जिंक प्लस NaOH जबकि NaOH कैसा है? अल्कोहली, और जिंक प्लस NaOH जबकि NaOH कैसा है? जलीय। ठीक है, जब हम ग्लूकोज प्लस NaOH के द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन एजोक्सी बेंजीन में चेंज हो जाती है। नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हो जाती है? एजोक्सी बेंजीन में चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ है। ग्लूकोज प्लस NaOH के द्वारा अपचयन करवाओगे तो नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हो जाएगी? एजोक्सी बेंजीन में, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा के लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर से 3 हटा देता हूँ। आपको ये वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा, लेकिन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन ग्लूकोज प्लस NaOH के द्वारा किस में चेंज होता है? एजोक्सी बेंजीन में। एक्चुअल में होता है क्या? इसके 2 अणु काम में आते हैं, तो 2 अणु काम में आएंगे। यहाँ पर कितने H काम में लेंगे अपन? 6H काम में लेंगे। ठीक है, तो बताओ 2 नाइट्रोबेंजीन काम में आएगी, 6H काम में आएंगे। 6H का मतलब यहाँ से कितने H2O बाहर निकल जाएंगे? 3H2O। कितने H2O बाहर निकल जाएंगे? 3H2O, क्योंकि 6H है तो 6H ये रहे। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितनी थी? 2 थी, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे रह गई और एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो बताओ क्या बन गया? एजोक्सी बेंजीन बन गया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि नाइट्रोबेंजीन किस में चेंज हो जाता है? एजोक्सी बेंजीन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 तो ये रही, 2 गुणा 2 कितनी हो गई? 4 हो गई ना। 4 में से 3 निकल गई और 1 बच गई। ठीक है, यदि आप 2 नाइट्रोबेंजीन लेकर के जिंक प्लस NaOH अल्कोहली के द्वारा अपचयन करवाते हो तो एजोबेंजीन बनती है। क्या बनती है? एजोबेंजीन का मतलब होता है 2 बेंजीन वलय के मध्य 2 नाइट्रोजन हो,
और कितने H2O बाहर निकल जाएंगे, 4 H2O, क्योंकि यहाँ पे कितने H काम में आते हैं, 8 H काम में आते हैं। और यदि आप नाइट्रोबेंजीन का जिंक प्लस NaOH जलीय के द्वारा अपचयन करवाते हो तो हाइड्रोजोबेंजीन बनती है। हाइड्रोजोबेंजीन का मतलब होता है NH सिंगल बॉन्ड NH ग्रुप वाली बेंजीन, है ना, दो बेंजीन के मध्य NH बॉन्ड उपस्थित हो। तो बताओ यहाँ पर कितने H काम में आ रहे हैं, 10 H। तो बताओ कितने H2O बाहर निकल जाएंगे, 4 H2O। क्यों, क्योंकि 2 H तो यहाँ पर लग गए तो 4 ही बाहर निकलेंगे, है ना। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आपको इस रिएक्शन को अनबैलेंस से याद रखना है और रट लेना है अच्छे से, है ना। इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतनी रिएक्शन लिखते हो तो भी आपकी क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। तो ग्लूकोज प्लस NaOH से बनता है एजोक्सीबेंजीन, जिंक प्लस NaOH एल्कोहली से बनता है एजोबेंजीन, और जिंक प्लस NaOH जलीय से बनता है हाइड्रोजोबेंजीन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आपके सिलेबस में एक और अपचयन है और उसका नाम है विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन। देखिएगा, यदि हम बात करें विद्युत अपघटनी अपचयन की तो ये भी दो माध्यम में करवाया जाता है, एक दुर्बल अम्लीय माध्यम और एक प्रबल अम्लीय माध्यम। तो हम विद्युत अपघटनी अपचयन की बात करेंगे सबसे पहले दुर्बल अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम में। यदि हम दुर्बल अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटनी अपचयन करवाते हैं, किसका, नाइट्रोबेंजीन का, यहाँ पे हम लिख देंगे विद्युत अपघटनी अपचयन और यहाँ लिख देंगे दुर्बल अम्लीय माध्यम। कौन सा माध्यम लिख देंगे, दुर्बल अम्लीय माध्यम। तो आपको याद रखना है कि NO2 समूह NH2 में चेंज हो जाता है। NO2 समूह किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। और किसका निर्माण होता है, एनिलीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एनिलीन का। और यदि आप इस अपचयन को प्रबल अम्लीय माध्यम में करवाते हो, विद्युत अपघटनी अपचयन को यदि आप कौन से माध्यम में करवाते हो, प्रबल अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में। तो पहले क्या होता है, ये जो NO2 है वो NaOH में बदलता है। किस में बदलता है, NaOH में। फिर ये यहाँ से OH निकल के इसकी पैरा स्थिति पे आगे जुड़ जाता है और एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं पैरा एमिनोफिनॉल। क्या कहते हैं, पैरा एमिनोफिनॉल। तो याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी अपचयन यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा अपचयन करवाना विद्युत अपघटनी अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, दुर्बल अम्लीय माध्यम लेते हैं तब तो 6H काम में आएंगे। कौन, कितने H, 6H। और प्रबल अम्लीय माध्यम लेते हैं तो कितने H काम में आएंगे, 4H। 4H से NaOH बनेगा और इसमें NH2 बन जाएगा। फिर 6H और 4H आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। NaOH, फिर यहाँ से OH निकाल के पैरा स्थिति पर लगा दिया और पैरा एमिनो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन की अभिक्रिया। इसके बाद में नंबर 2 है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, देखिएगा, हैलोजनीकरण में हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, या तो Cl2 के साथ या Br2 के साथ, और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं। याद रखिएगा कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। वो बात क्या है, देखिएगा, ये है नाइट्रो समूह और नाइट्रो समूह से मैंने यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दिया जिस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। आपको याद रखना है कि नाइट्रो एल्केन में जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब होता है वे हाइड्रोजन जो H+ के रूप में बाहर निकल सके।
H+ के रूप में बाहर निकल सके उन्हें हम कहते हैं सक्रिय हाइड्रोजन। तो CH3NO2 है ना, इसमें ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ये सक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं, देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हम जानते हैं NO2 जो समूह होता है उसका -I प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, -I। तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NO2 अपने पास खींचेगा, और जैसे ही अपने पास खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आने के कारण इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो बताओ ये H किस रूप में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इस शिफ्टिंग की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये जो माइनस आया है यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट होकर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को वापस से सेटिस्फाइड कर देगा। तो बताओ NO2 समूह के -I प्रभाव के कारण से, है ना, इसका प्रबल -I प्रभाव होता है, जिस कारण से अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन H+ के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, देखिएगा। ये है नाइट्रोएल्किन, है ना। ये क्या है, नाइट्रोएल्किन है। बताओ ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस। अब नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, सॉरी अपनी ओर खींचेगा। क्यों, क्योंकि इस पे प्लस आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इस पे क्या आएगा, प्लस। इस प्लस को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। तो बताओ यहाँ से H किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में। और इस पे क्या आ गया, माइनस, और ये माइनस इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को जो कम हो चुका है वापस से पूरा कर देगा। कुल मिला के बात यह है कि नाइट्रोएल्केन में जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वो ठीक उसी प्रकार से सक्रिय होता है जैसे एल्डिहाइड के अंदर होता है, जैसे कीटोन के अंदर होता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हमने जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हमने अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को H+ के रूप में क्या किया था, बाहर निकाला था। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसका क्या करवाते हैं, हैलोजनीकरण करवाते हैं। तो देखो हैलोजनीकरण करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए होता है एक बेस NaOH, और एक हमें चाहिए होता है हैलोजन यानी Cl2 हमने ले लिया। तो बताओ ये OH माइनस इस H को यहाँ से हटाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। तो CH2 पे क्या आ गया, माइनस, और उस माइनस वाले CH2 पर Cl जुड़ जाएगा Cl+ के रूप में, है ना। इसको हम लिख सकते हैं Cl+ Cl-, है ना। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये ध्रुवीय हो जाएगा, Cl+ तो जुड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो Cl- से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, HCl। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये OH- इस हाइड्रोजन को हटाएगा H+ के रूप में, तो H2O बाहर निकल जाएगा, एक ही बात है। और जो यहाँ से Cl- बचा वो Na+ से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है। अब जैसे हमने ये वाला नाइट्रोएल्केन लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया NaOH और Cl2, तो बताओ क्या बनाओगे, समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, बताओ Cl आ जाएगा, प्लस H2O प्लस NaCl। यदि हम कोई ऐसा नाइट्रोएल्केन लें जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो ही नहीं, जैसे ये वाला नाइट्रोएल्केन है, क्या अभिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था हैलोजनीकरण, जिसके लिए हमें क्षार की आवश्यकता होती है, और क्षार की उपस्थिति में अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन हट जाता है और उसके स्थान पे क्या आ जाता है, Cl या Br आ जाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में इस चैप्टर की अंतिम रिएक्शन है नाइट्रो यौगिकों की, या फिर मैं कहूँ नाइट्रोबेंजीन की। यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन की पढ़नी है। नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन की
वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब जो रिंग है ना नाइट्रोबेंजीन की, उसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है। और यहाँ पे हम दो प्रकार की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और नंबर दो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो नंबर एक लगा लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखिएगा सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह होता है, नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 समूह होता है वो -I प्रभाव और -M प्रभाव दर्शाता है। कौन सा प्रभाव दर्शाता है? -I और -M। -I का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। NO2 समूह क्या करता है? NO2 समूह का जो नाइट्रोजन है वो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। जिस कारण से इस नाइट्रोबेंजीन की जो बेंजीन वलय है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। और -M प्रभाव के कारण से बताओ इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक तो -I प्रभाव है उसमें, तो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन जो है NO2 समूह का वो अपनी ओर खींच रहा है। और -M प्रभाव के कारण क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन वलय के जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर खींचेगा। तो बताओ जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बताओ इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा कि नहीं आएगा? इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें अनुनाद हम शो करेंगे आगे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो बताओ इस पे क्या आ गया? प्लस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन पे माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूँ मैं इसकी, इस पे प्लस आ गया, डबल बॉन्ड एन ऑक्सीजन माइनस NO2, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। और फिर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये माइनस जो है वो वापस यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये बन जाएगी अपनी वापस से नाइट्रोबेंजीन, जिसमें बॉन्ड्स की स्थिति क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, है ना। आप इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 हो गए। यहाँ पर बताओ कितने हो जाएंगे? 6 हो गए। यहाँ पर भी 6 रहेंगे, यहाँ पर भी 6 रहेंगे और यहाँ पे वापस कितने हो जाएंगे? 4, और यहाँ पर 6 है ही, यहाँ पर भी कितने हैं? 6, 3 4 5 6, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन की क्या है? अनुनादी संरचनाएं। अब देखिएगा इन अनुनादी संरचनाओं को ध्यान से यदि हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक तो आक्रमण करवाना है E+ का, एक हमें आक्रमण करवाना है Nu- का। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस नाइट्रोबेंजीन की कौन सी स्थिति पर संपन्न होगी, इसको हमें समझना है। तो देखिएगा यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति, ये जो NO2 समूह होगा वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा, सॉरी मेटा निर्देशी होगा। ये NO2 समूह जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति, E+ के प्रति मेटा निर्देशी होता है। सर मेटा निर्देशी का मतलब क्या है भाई? E+ यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोबेंजीन की कौन सी स्थिति पर आक्रमण करेगा? तो क्या ये ऑर्थो पे आक्रमण कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे खुद पे प्लस है और इसकी ऑर्थो पे भी क्या है? प्लस है। पैरा पर प्लस है, इसके खुद पे भी क्या है? प्लस है। ऑर्थो पे क्या है? प्लस, इसके खुद पर भी क्या है? प्लस। तो बताओ क्या प्लस वाला अभिकर्मक प्लस वाली स्थिति पर आक्रमण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बताओ फिर ये E+ कहाँ आक्रमण करेगा? मेटा पर आक्रमण करेगा। तो आपको याद रखना है कि E+ के प्रति NO2 जो समूह होता है
वो मेटा निर्देशी होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर करवानी है। कौन सी स्थिति पर करवानी है? मेटा स्थिति पर। प्लस 20 सक्रियणकारी समूह होता है। NO2 समूह कैसा होता है? 20 सक्रियणकारी। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींच लेता है, तो बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है? कमी। और कमी आ जाने के कारण इसकी क्रियाशीलता बेंजीन की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं NO2 समूह एक तो मेटा निर्देशी होता है। ऑर्थोपैरा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन के प्रति क्या होता है? मेटा निर्देशी होता है। प्लस क्या होता है? सक्रियणकारी समूह 20 सक्रियणकारी समूह होता है। 20 सक्रियणकारी क्यों? क्योंकि ये बेंजीन वलय को क्या करता है? 20 सक्रिय करता है। क्या करता है? 20 सक्रिय, यानी इसकी सक्रियता को क्या कर देता है? कम कर देता है। यदि हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी हमें किसका आक्रमण करवाना होता है? NU- का। तो बताओ NU- कहाँ आक्रमण करेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर, क्योंकि NU पर माइनस होता है। और आक्रमण कहाँ करेगा? जहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको मेटा स्थिति पर करवानी है और नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको करवानी है कौन सी स्थिति पर? ऑर्थो व पैरा स्थिति पर। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर और नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर करवानी है? ऑर्थो पैरा स्थिति पर। जल्दी से आप इसका क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपने पास में 3 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है नाइट्रीकरण। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हम क्या करते हैं? नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिकारी मिक्सर के साथ करवाते हैं। नाइट्रिकारी मिक्सर होता है सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था NO2 समूह का क्या होगा? इंसर्शन होगा, प्रवेश होगा। और बताओ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर करवानी है? मेटा पर। तो आप जो NO2 समूह है वो मेटा पे जोड़ दोगे, है ना? कौन सी स्थिति पर जोड़ोगे? मेटा पर। और क्या बन जाएगा? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। एक आपको याद रखनी है इसके अंदर, समझ में आ गई होगी। कौन सी स्थिति पर करवाई? मेटा पर। क्यों? क्योंकि NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है कौन सी अभिक्रिया के प्रति? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। बी है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण में हम Cl समूह का प्रवेश करवाएंगे और अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में। तो बताओ Cl को कौन सी स्थिति पर जोड़ना है? मेटा पर। कौन सी स्थिति पर जोड़ना है? मेटा पर। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और एक इसके अंदर है सल्फोनीकरण। कौन सी? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में हम सधूम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। और याद रखिएगा ये अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है, यानी उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। सल्फोनीकरण में हम अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? सधूम H2SO4 या फिर आप सांद्र H2SO4 के साथ में भी करवा सकते हो, लेकिन अभिक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी, है ना? सधूम H2SO4 या सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हो। और सल्फोनीकरण में SO3H समूह का प्रवेश होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो बताओ कौन सी स्थिति पर करवा दोगे? मेटा स्थिति पर। ठीक है, तो ये सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण और नाइट्रीकरण, ये 3 एग्जाम्पल्स है किसके? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। ठीक है, और कौन सी स्थिति पर करवानी है? मेटा स्थिति पर। मेटा पर करवानी है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा हमें पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी स्थिति पर होती है? ऑर्थो पैरा स्थिति पर। तो हम बात कर रहे हैं अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये कौन सी स्थिति पर करवानी है? ऑर्थो व पैरा पर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पे प्लस आया था जब हमने इसकी अनुनादी संरचनाएं लिखी थी। तो बताओ प्लस कौन सी स्थिति पर आया था? ऑर्थो पैरा स्थिति पर। तो हम इसमें आपके सिलेबस में एक अभिक्रिया दे रखी है KOH के साथ। तो एक बार OH को ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पर। एक बार OH को ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार OH को पैरा पर जोड़ देंगे।
ठीक है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।